हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी श्रृंखला चल रही है कार्य ऊर्जा शक्ति वर्क एनर्जी पावर। उसमें हम वर्क कर चुके हैं। एनर्जी हमने स्टार्ट किया था। एनर्जी में भी हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके फॉर्मूला, उसकी कंडीशन, ये सब देख लिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक जो रिलेशन है जो आता है, जिसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, आपसे क्या पूछेगा? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो अपन मोमेंटम क्या है ये भी पहले पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या है ये भी पढ़ चुके हैं। अब यदि इन दोनों के रिलेशन की बात की जाए तो वो होता है के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक, इसको आप सीधे कैसे ड्राइव हुआ, कैसे आया, ये सब इस पे जाने की जरूरत नहीं है ना। वो ड्राइव करना बहुत सिंपल है। m अपॉन m का मल्टीप्लाई होता है, p बराबर m भी रखते हैं, आ जाता है। पर उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्मूला को याद कर लो, के ई का मतलब यहां पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी, या जिसे अपन कहते हैं गतिज ऊर्जा। P से क्या मतलब है? मोमेंटम, या जिसे अपन कहते हैं संवेग। और m का मतलब होता है मास, या जिसे अपन कहते हैं द्रव्यमान। तो ये रिलेशन होता है के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है समझना। बहुत अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो क्वेश्चंस जब ऑप्शन में होते हैं तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आप इस फॉर्मूला को याद कर लो तो आप वो न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे आपसे कह दिया जाए दो वस्तुओं का द्रव्यमान, दो वस्तुओं का मास या द्रव्यमान एक सा है, तो बताइए किसकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक, या आपसे कह दिया जाए कि दो वस्तुओं का मोमेंटम संवेग एक सा है, बताइए किसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो ये जो कंडीशन वाले जब सवाल आते हैं, आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आ जाए सवाल में, तो बिना सोचे समझे दिमाग में बिठा लेना है के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक, कैसे सवाल होते हैं मैं आपको एक दो सवाल समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, इसी फॉर्मूला से जो आपके ऑप्शन में आएंगे आपसे पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन कहेगा दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु। ठीक, कंडीशन क्या दे देगा? दो अलग अलग द्रव्यमान, मास या द्रव्यमान की वस्तु का संवेग, का मोमेंटम या संवेग, मोमेंटम मतलब संवेग, p से रिप्रेजेंट करते हैं, स्थिर है। तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। ठीक, अब ऐसे सवाल देके आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मास आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, मोमेंटम आ गया, संवेग आ गया, मतलब एक ही फॉर्मूला यूज करना है, के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्या कह रहा है? अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु। तो माना अपन ने एक वस्तु का द्रव्यमान है m1, दूसरी जो वस्तु है उसका मास या द्रव्यमान है m2, का मोमेंटम या संवेग स्थिर है। ठीक, मोमेंटम जो है p जो है दोनों के लिए क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, ऑब्जेक्ट 1 जो है उसका मास है m1, ऑब्जेक्ट 2 जो है उसका मास है m2, लेकिन p क्या है? कांस्टेंट। तो अपन इसमें वैल्यू रखते हैं, के ई इज इक्वल टू पी कांस्टेंट है, मान लो 1 है, अपॉन 2m। दूसरे के लिए के ई इज इक्वल टू 1 है तो 1 मान लो, अपॉन 2m स्क्वायर।
तो यहां पर क्या निकल के आया, के ई इज इक्वल टू 1/2m। अब m1 हो या m2, मतलब क्या है, जिसका मास या द्रव्यमान कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। कब, यदि दोनों का क्या कांस्टेंट है, मोमेंटम या जो संवेग है वो क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में जिसका मास, जिसका द्रव्यमान कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो इस कंडीशन के जब सवाल आएंगे तो वहां पर आपको काम आएगा गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इसलिए ये आपको याद होना चाहिए। अब अलग अलग तरीके से वो घुमा के पूछेगा, फॉर्मूला का यूज करना है, बन जाएगा। जैसे कह सकता है वो कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा एक समान है तो उनका संवेग बताइए, तो भी दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूला में उसकी वैल्यू पुट करके आप उसका आंसर ला सकते हैं। तो इस कंडीशन के लिए हमें पता होना चाहिए इन दोनों में रिलेशन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज है जिसे अपन कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, बोले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सभी ने सुना होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, किया जा सकता है। ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ क्या बदलता है, रूप। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक, ना हम बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये अपने पास बांध है, डैम या बांध है, इस बांध में पानी को भर दिया गया है। इस डैम में जो पानी भरा हुआ है, इस पानी में है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। हमने इस डैम से पानी को निकाला, पानी यहां बहुत तेजी से बह रहा है। जब पानी यहां से बह रहा है, फ्लो हो रहा है, तो इसमें है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। फिर ये पानी गिर रहा है टरबाइन में, टरबाइन तेजी से घूम रहा है, टरबाइन जो है ये इस काइनेटिक एनर्जी को बदल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मान लो आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, तो मोबाइल चार्ज करें मतलब यहां पर कौन सी एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। और इस केमिकल एनर्जी की वजह से आपके मोबाइल का डिस्प्ले जला, मतलब वहां पर जब डिस्प्ले में लाइट आई तो वहां पर कौन सी एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी। मोबाइल में आपको रिंगटोन सुनाई दी है ना, मतलब आपने गाना सुना, म्यूजिक सुना, मतलब वहां पर हो गया साउंड, मतलब एक प्रकार की ये भी क्या हो गई, साउंड एनर्जी। ठीक, ये क्या कह रहा है, ऊर्जा जो है अलग अलग रूप में बदलती है, ना तो हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। ये कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, कोई भी जो वस्तु होती है उस वस्तु के मास या द्रव्यमान के कारण उसमें किसी ना किसी प्रकार की ऊर्जा होती है। आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था, आपने सुना होगा E बराबर mc²। ठीक है, तो ये सब उससे संबंधित है। तो ऊर्जा जो है मास या द्रव्यमान के कारण है, ना तो हम उसे बना सकते हैं और ना ही उसे हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने घर में बल्ब लगा है, अपन ने बटन चालू किया, बटन जैसे ही चालू किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बल्ब को जाके जला दी, लाइट एनर्जी में बदल गई। ठीक है, अब यह बल्ब कभी कभी गर्म भी हो जाते हैं तो वो हीट एनर्जी हो गई। हमने बटन चालू करा, पंखा घूमने लगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल गई। तो एनर्जी का फॉर्म बदलता है, वो उसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक, ये तो आपने खैर सभी ने सुना होगा, बहुत सरल है। ठीक, अब यदि अपन ऊर्जा संरक्षण के एक और नियम की बात करें, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें कहता है
कि जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जब एनर्जी का कन्वर्जन होता है, रूपांतरण होता है, तो उस सिस्टम या निकाय की जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा नियत रहती है। ठीक है, जब किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो एनर्जी कन्वर्ट होने पर, चाहे किसी भी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रही हो, जब एनर्जी कन्वर्ट होगी तो वो जो सिस्टम है उसके अंदर जो एनर्जी या ऊर्जा है वो कांस्टेंट होगी, स्थिर होगी, चाहे उसका कोई भी तरीका हो जाए। तो इसे समझने के लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए समझिए। मान लो अपने पास ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है। ये जो वस्तु है ये पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर है। पृथ्वी से ये किसी ना किसी क्या है, ऊंचाई या हाइट पर है। याद करो, जब कोई वस्तु हाइट पर है, पृथ्वी से ऊपर है, तो अपन ने पढ़ा था mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे उसको अपन? स्थितिज ऊर्जा। ये वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति इनिशियल पोजीशन O में है। O में जब वस्तु है तो इसका जो वेग या वेलोसिटी है ये क्या है? 0। वस्तु जो जैसे पेन है ये यहां पर है, जब ये नीचे जाएगा तो इसका जो u है ये क्या होगा? 0, क्योंकि इसको जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना, पृथ्वी का ग्रेविटेशन इसको वैसे ही नीचे खींच लेगा, तो u क्या रहेगा? 0। अब ये वस्तु नीचे आ रही है, नीचे आते हुए मान लो ये अपनी एक और स्थिति में पहुंची जिसे अपन ने कहा A, और उसके बाद फिर ये वस्तु जो है ये नीचे आई, नीचे आते आते और आकर ये टकरा गई पृथ्वी से, और जब ये पृथ्वी सतह से टकराई तो उसकी स्थिति मान लो हो गई B। तो अपन ने क्या कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसे O से आया पहले A में, और A से फिर ये कहां पर आया? B में। ठीक है, ऊपर था पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, गति करते हुए नीचे आया काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, नीचे आके फिर रुक गया तो फिर वहां पर ऊर्जा एनर्जी जो है वो बदल गई। तो इस सिस्टम या इस निकाय की जो एनर्जी है वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। अब ये तो हो गया कि जब वस्तु यहां O पर है तो इसकी हाइट कितनी हो गई? h। अब जब वो B में आई तो हाइट जो है 0 हो जाएगी क्योंकि वो तो पूरा नीचे आ गई। तो बचा क्या? जब O से A में आई ये वस्तु तो मान लो इसकी जो ऊंचाई है वो है x। ठीक, हमने क्या मान लिया कि इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है? x। अब हमें निकालना है इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम या निकाय की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को यदि जोड़ दिया जाए तो वो कहलाती है उस सिस्टम या उस तंत्र की मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। याद रखना ये न्यूमेरिकल भी है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब जोड़ दिया जाए तो क्या बनती है? तो उसे अपन कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो इस सिस्टम की, इस निकाय की जब अपन को मैकेनिकल एनर्जी निकालना है तो के ई प्लस क्या करना होगा? पीई, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब इसको अपन समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ठीक, पहली कंडीशन, जैसे इस वस्तु को छोड़ा गया, पहली कंडीशन अपन क्या ले रहे हैं? ये वस्तु यहां से कहां पर आ गई है? ए में आ रही है, तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक, अब u बराबर क्या है? 0 है, तो 1/2 m, वेलोसिटी क्या हो गई? 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 0। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो क्या हो गई? 0, क्योंकि ऊपर ये रुका हुआ है। जैसे ये मार्कर यहां रुका हुआ है एक h ऊंचाई पर, नहीं गति कर रहा है, तो सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। अब इसी समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। अब m इसका मास है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई पर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? mgh। जैसी है वैसे ही इसकी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी।
अब यदि इस सिस्टम की अपन को मैकेनिकल एनर्जी निकालना है तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन ने जोड़ दिया 0 प्लस mgh, कुल सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। कब, जब ये वस्तु कहां आ रही है, O से A में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली कंडीशन देखते हैं। ठीक, ये जो वस्तु है, अब ये वस्तु कहां पहुंचेगी, ये A से अब ये वस्तु कहां पर चले जाएगी, B में चले जाएगी। ठीक, अभी कहां आई, O से आई A में, और नहीं अभी कहां पर थी, अभी थी ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में। अब ये कहां पर आना चालू करती है, नीचे आना चालू करेगी। ये कहां पर आ जाएगी, O से A में। जब O से A में आती है तो समझना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक, अब अपन को यहां पर यू तो नहीं मालूम, नीचे आ रही है मतलब अब उसमें कोई ना कोई वेलोसिटी हो गई, अपन को वो नहीं मालूम। तो अपन गति का कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे, न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण, यदि आपको याद हो, इक्वेशन थर्ड, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as होता है, 2as होता है, लेकिन यहां पर 2as नहीं होगा। याद करो अपन पढ़े थे, जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर आता है तो वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ लगाती है, पृथ्वी लगाती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं अपन, प्लस 2gs हो जाएगा। वो as की जगह क्या हो जाएगा, वो 2gs। s मतलब क्या हो गया, दूरी। अब दूरी का मतलब क्या है कि ये कहां जा रहा है, ये जो है ये आ रहा है यहां से यहां पर। ठीक है, अब जब ये यहां से यहां तक आ रहा है तो कितनी दूरी चल रहा है, तो उसकी जो दूरी चल रहा है वो है x। तो v² इज इक्वल टू, u अपन को पता है 0 प्लस 2g, कितनी दूरी चला, x। तो v² की वैल्यू कितनी आ गई, 2gx। अब इसको अपन कहां पर रख देंगे, v² को काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m2gx, 2 से 2 कट गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। अब यदि अपन बात करें तो अपन इसकी देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, जो क्या होती है, mgh। अब पृथ्वी से ये कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, यहां पर पहुंच चुका है, यहां ऊपर था तो h, अब जब यहां तक पहुंचा है x दूरी चल गया है, तो कितनी ऊंचाई हो जाएगी, तो ऊंचाई हो जाएगी mgh माइनस x। यही हो जाएगा, वो इतनी दूरी चल चुका है तो वहां से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा। तो क्या हो गया, mgh माइनस mgx। ये क्या निकल कर आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। और अपन जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जब उसको जोड़ना पड़ेगा तो उसे अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। जोड़ देते हैं, ये अपने पास है काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। जोड़े, me इज इक्वल टू mgx प्लस mgh माइनस mgx। ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया। तो जो हमें कुल मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी वो क्या हो जाएगी, mgh, जो कि पहले में भी कितने निकल कर आई थी, mgh, दूसरे में भी ये क्या हो गई, mgh। जब ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, O से कहां पर पहुंच गया, A में। ठीक, अब अपन तीसरी कंडीशन देखते हैं इसकी। तीसरी कंडीशन पहले अपन निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब ये जो है ये कहां आ गई, A से अब आ जाएगी B में। तो अपन को क्या नहीं पता है अभी, इसका वेग। तो फिर से थर्ड लॉ से करेंगे, v² बराबर u² प्लस 2g। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो है पूरी की पूरी अपनी यहां से लेके यहां तक की जो ये जो हाइट है, इस पूरी हाइट में नीचे आ गया।
तो यदि अपन बात करें तो यहां पर अपन इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, तो यहां पर अपन इसकी वैल्यू रखते हैं h, यहां पर वैल्यू अपन रख देंगे। h वैल्यू क्यों रखेंगे, क्योंकि देखो ये जो है ये कहां आ गया, पूरा ऊपर से नीचे आ गया, ऊपर से नीचे पहुंच गया तो पूरा डिस्टेंस कवर किया है, तो क्या हो जाएगा h, u अपन को पता है 0, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, v स्क्वायर बराबर हो गया 2gh। इस वैल्यू को रख देंगे काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m 2gh, 2 से 2 कट गया, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक, अब क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। अब जब ये जमीन में भी आ गया तो कोई h रहा ही नहीं, कोई ऊंचाई रही ही नहीं, h बराबर 0 हो गया, तो ये Pe इज इक्वल टू mgh मतलब 0, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मैकेनिकल एनर्जी निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, तो mgh प्लस 0, तो मैकेनिकल एनर्जी निकल के आ गई mgh। ये कह रहा था दूसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि किसी भी निकाय की जो ऊर्जा है, ऊर्जा में जब परिवर्तन होगा तो वो हमेशा नियत होती है। जब कांस्टेंट वस्तु O में थी तब उसकी मैकेनिकल एनर्जी थी कितनी, mgh। जब वस्तु O से A तक आ गई तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, mgh। और जब वो पूरे तरीके से जमीन में टकरा गई तो भी उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, mgh। मतलब तीनों जगह जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या है, एक सी है। यही है दूसरा नियम। यहां से एक चीज और आपको निकल कर आई कि जब ऊपर यहां पर वस्तु थी, जब वो स्थिर थी, जब वो रेस्ट में थी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। याद रखना, जब वस्तु रेस्ट में हो, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, स्थिर हो, तो काइनेटिक एनर्जी 0। और जब वो आके पृथ्वी सतह से टकरा गया तो जैसे जमीन से टकराया कोई h नहीं बचा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। हालांकि ऐसा थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो पेपर में भी याद रहेगा, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, सिंपल चीज है, पेपर में भी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण के दो नियम अपन ने पढ़ लिए। पहला नियम क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और दूसरा नियम कहता है कि ऊर्जा का जब रूपांतरण होता है या जब ऊर्जा अपना रूप बदलती है तो उस सिस्टम या निकाय में ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट या नियत होती है। आपको बस ये याद रखना है, वो तो मैंने आपको इसलिए समझाया कि थोड़ी हाँ समझ में आए उसकी वैल्यू है। और अपन ने यही वाला क्यों एग्जांपल लिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, तो ये समझना अपने लिए आसान था। एक बार आप प्रीवियस वीडियो देखना और उसका इसको देख लेना, रिलेट कर जाओगे आप, है ना। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसके रूप को बदला जा सकता है। जब उसके रूप को बदला जाता है तो सिस्टम या निकाय की कुल एनर्जी या ऊर्जा कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। ठीक, तो यहां पर जो है हमारी कहानी समाप्त होती है एनर्जी या ऊर्जा की। ठीक, यदि अपन बात करते हैं एनर्जी ऊर्जा की, तो मेरे को लगता नहीं है कि यहां पर आपको कोई दिक्कत होगी एनर्जी में। ठीक, चलिए, तीन चीजें थी अपन ने जब टॉपिक की शुरुआत की थी, तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी, पावर। तो यहां पर आपने वर्क को तो पढ़ लिया, एनर्जी को पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं पावर या जिसे अपन कहते हैं शक्ति। सिंपल है, बहुत सरल है ना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में मजा आ जाएगा। पावर या जिसे अपन कहेंगे शक्ति। चलिए, तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, जब किसी वस्तु में बल लगाया जाए और उसमें विस्थापन हो जाए तो उसे कार्य कहते हैं। फिर अपन ने कहा कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। अब यहां पर क्या होता है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क,
यदि आपको याद हो तो अपन ने शुरू में ही एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी कभी रेट या दर शब्द आएगा तो उसका मतलब है कि उसकी तुलना की जा रही है किससे? टाइम से, या उसको किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है? समय या टाइम के सापेक्ष देखा जा रहा है। अब उदाहरण के लिए समझना, मान लो एक क्लास में 50 बच्चे अपन ने बिठा के रखेंगे। 50 के 50 बच्चे को अपन ने एक टास्क दिया कि एक बॉक्स है, उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना है। ठीक, जो 50 के 50 बच्चे थे उन्होंने उस बॉक्स को उठाया और रख दिया, मतलब सभी ने कार्य किया, क्योंकि बॉक्स में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। सबके पास एनर्जी थी तभी तो उन्होंने कार्य किया। अब कैसे निकालें इनकी 50 के 50 में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? क्योंकि डिब्बा तो सभी 50 ने रख दिया। तो कहा जाएगा कि भैया उस व्यक्ति को लेकर आओ जिसने इस काम को करने के लिए सबसे कम समय लिया। किसी ने डिब्बा को उठा के 2 मिनट में रखा, किसी ने उस डिब्बे को उठा के 1 मिनट में रखा, किसी ने 30 सेकंड में, किसी ने 20 सेकंड में। कहे भैया उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने इस काम को करने में सबसे कम समय लिया है। तो देखेंगे भैया कोई व्यक्ति था जिसने 10 सेकंड में कर दिया, तो अपन क्या कहेंगे? वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि उस कार्य को हमने किसके रिस्पेक्ट में देख लिया? समय की, कि भैया बॉक्स तो सब उठाए थे, सब रखे थे, ऊर्जा सबके पास है, लेकिन शक्ति ज्यादा उसके पास है जिसने उस कार्य को कम समय में कर दिया। तो उसी को अपन क्या कहेंगे? शक्ति। तो अपन कह सकते हैं शक्ति बराबर कार्य, रेट आ गया है, दर शब्द आ गया है, मतलब बट्टे में क्या होगा? समय। तो अपन कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कैसे लिखेंगे इसको? P इज इक्वल टू W अपॉन टी। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन टी। अब आप इसका ऐसा ही फॉर्मूला निकालें यहां से। ठीक, P का ऐसा ही फॉर्मूला, W मतलब वर्क, कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड, या इसे अपन कहते हैं जूल सेकेंड इनवर्स। यदि आपसे कहा जाए इसका सीजीएस मात्रक निकालिए, तो इसका सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। समय का होता है सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा? अर्ग प्रति सेकेंड, या इसे अपन कहेंगे अर्ग सेकेंड इनवर्स। ठीक, लेकिन आप जानते हैं कि शक्ति या पावर का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो पावर का ऐसा ही मात्रक होता है वॉट। सभी ने सुना होगा वॉट टर्म को। तो ये जो ऐसा ही मात्रक है वॉट, इस वॉट का क्या मतलब है? तो जूल पर सेकेंड को कहा जाता है वॉट। याद रखेंगे क्या मतलब है? तो जूल पर सेकेंड को हम कहते हैं वॉट। एक और इसकी यूनिट, एक और तरीका होता है, तो वो अपन समझेंगे उसको भी। अभी आप ये याद रखो, वॉट का मतलब क्या है? जूल पर सेकेंड। लेकिन शक्ति के लिए आपने एक टर्म सुना होगा जिसको कहते हैं हॉर्स पावर, या जिसको अपन कहते हैं एचपी। कहते हैं ना, इतने एचपी की मोटर ले आओ, इतने एचपी की मोटर लगी है। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, या जिसे अपन कहते हैं अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है, एक एचपी बराबर होता है 746 वॉट। जब 746 वॉट को मिला दिया जाता है तो उसको कहते हैं 1 एचपी। लेकिन याद रखना, एचपी एसआई मात्रक नहीं है। एसआई यूनिट जो है वो वॉट है। कमर्शियल जो ज्यादा व्यवहारिकता में जो उपयोग हो रहा है वो क्या है? एचपी। इसलिए कहते हैं ना कि रेल का इंजन इतने एचपी का है, इतने एचपी की मोटर से पानी चढ़ाना है, इतने एचपी का अपन को मशीन लेना है, हॉर्स पावर। तो वो एचपी किसको दर्शाता है? तो एचपी जो है ये किसी भी मशीन की पावर या शक्ति को दर्शाता है। ठीक, तो वैसे एचपी जो है आप लोगों के लिए नया नहीं है, सभी सुनते हैं। ठीक,
तो ये जो है यहां पर अपन ने बेसिक पढ़ लिया किसके बारे में, वर्क, एनर्जी और पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। यदि अपन बात करें तो इसके कुछ पॉइंट हैं, कुछ फैक्ट हैं जो बचे हुए हैं कि ये कैसा क्या होता है, क्या किसकी कहानी है, कब किलोवाट आता है। तो वो कुछ फैक्ट जो है मैं वो आपके कल करा दूंगा, अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगी तो मैं करा दूंगा उसको। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहें, जितने न्यूमेरिकल्स आना है, जितने जो आना है उसके लिए अपन ने मैक्सिमम फॉर्मूला लिख लिए हैं। अब कुछ चीजें आप बेसिक याद रखेंगे, जैसे ये जो अपन ने कहा P बराबर W अपॉन T है ना, एक मिनट इसको आप समझ लें। P बराबर अपन ने क्या कहा, W अपॉन T। तो अब यहां पर आपको लॉजिक लगाना है, ये लिखा हुआ नहीं आएगा। P बराबर W अपॉन T, तो W के लिए अपन कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, एक अपन पढ़े हैं W बराबर FD, याद करो, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। फिर दूसरा अपन ने क्या पढ़ा है, W बराबर FD cos थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर अपन ने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये तीनों फॉर्मूला, ये तीनों पुट होंगे किसकी जगह, W की जगह। जब आप न्यूमेरिकल करोगे कि कोई व्यक्ति को जमीन से उठाया गया या तालाब में गड्ढा खोदा गया, कोई व्यक्ति सुरंग में गया, कोई व्यक्ति नीचे गड्ढे में चला गया, तो वहां पर ये mgh काम आएगा। W बराबर FD, तो इस W के लिए अलग अलग फॉर्मूला रखे जा सकते हैं, घबराना नहीं, ये तीनों वैल्यू यहाँ पर पुट होती हैं और अपॉन इसके क्या रहता है, टाइम। इन तीनों को लगा के अपन क्या निकाल देते हैं, उसकी पावर या शक्ति। तो इसका बिल्कुल लोड नहीं लेना है, जब अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप समझ जाओगे कि ये कहाँ उपयोग होता है, बहुत सरल है। बस ऐसा है कि पढ़ रहे हैं तो ये दिमाग में रखो, तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एकदम से लगे ना कि ये क्या आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको और जो भी सुझाव देना है, जो आप जानकारी देना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।